नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे केंचुली, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन नागराज उसका पीछा करने के लिए गटर में नहीं जा पाया, क्योंकि वो भी लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया। आह! अब जुल्लू को ना कोई देखने वाला था और ना ही रोकने वाला। हो गया काम। अब ये केचुली अपने ही मालिक को जुल्लू का गुलाम बना देगी और फिर नागराज मेरे लिए काम करेगा। अब मुझे वापस सीट पर चले जाना चाहिए, जहां अपनी लैब में मैं इस केचुली को प्लाज्मा की मदद से जीवित प्राणी का निर्माण करूंगा। मगराहा के बारे में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो देर सवेर सीप तक पहुंच ही जाएगा। सुबह का सूरज निकल चुका था और भारती की तबीयत भी काफ़ी सुधर चुकी थी। और फिर मिस्टर राज आपको यहाँ पर छोड़कर किसी ज़रूरी काम से चले गए। किसी ज़रूरी काम से? ओह, समझी। ज़रूर कल रात कुछ गड़बड़ हुई होगी। राज उसी की वजह से गए होंगे। गड़बड़ तो कल रात यहीं पर हुई थी। नागराज की एक मगर मानव से लड़ाई हुई थी। यहाँ पर फिर क्या हुआ? वो बाहर भागा और नागराज भी उसके पीछे बाहर भागा। उसके पीछे पीछे अस्पताल से भी कुछ लोग गए थे तमाशा देखने। अभी तक वे वापस नहीं आ गए। लेकिन ये क्या? नागराज को स्ट्रेचर पर उठाकर लाया जा रहा है। स्ट्रेचर पर? कुछ ही घंटों में स्थिति बदल गई थी। मरीज अब तीमारदार बन गया था और तीमारदार अब मरीज। आश्चर्य की बात है मिस भारती, नागराज की खाल से ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी भट्टी के सामने काफ़ी देर तक खड़ा रहा हो। पूरी खाल सिकी हुई सी लग रही है और इस पर यह सोया हुआ सा लग रहा है। खैर, मैं इलाज तो शुरू करता हूँ, लेकिन नतीजा सामने आते आते समय लगेगा। नागराज मेरा दोस्त है डॉक्टर वासु, मैं इसकी देखभाल करूँगी। आप इलाज शुरू कीजिए। और इधर नागराज का इलाज शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ समुद्र में तैरती एक छोटी सीप पर नागराज की केंचुली से एक पुतला तैयार किया जा रहा था। आहा! डीजल से कोलातार को धो देने के बाद केंचुली चमक गई है। अब सबसे पहले इस खाल को जरूरी चीजों से भरकर इसमें प्लाज्मा का जार फिट करना होगा और फिर उसके बाद ये पुतला मेरे इशारों पर नाचेगा और नागराज इसके इशारों पर। दिन बीता, सूरज एक बार फिर क्षितिज से नीचे गिरने लगा और महानगर को अंधकार अपने आगोश में जकड़ने लगा। महानगर में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे काम चलता रहता है। भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड का ऑफिस भी ऐसा ही स्थान है। वाट? ये कोई मजाक तो नहीं है? अगर इसे मजाक समझोगी तो एक सनसनीखेज घटनाक्रम के सजीव प्रसारण का मौका तुम खो दोगी। गुड बाय। क्या हुआ निशा, चिल्ला क्यों रही हो? कोई जोकर फोन पर बता रहा था कि 15 मिनट के अंदर प्रिंसेस स्ट्रीट के ज्वेलरी मार्केट में एक सनसनीखेज घटना होने वाली है। उसके सजीव प्रसारण की सलाह दे रहा था। कौन था वो? नाम वाम कुछ बताया? नहीं, लेकिन बोलचाल के लहजे से कोई निग्रो लग रहा था। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। हम एक ओबी वैन लेकर प्रिंसेस स्ट्रीट चलते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस लौट आएंगे। ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। भारतीय कम्युनिकेशन से ये फ़ोन जुल्लो ने किया था और वो मजाक नहीं कर रहा था। प्रिंसेस स्ट्रीट में एक इतिहास बनने वाला था। अरे, ये तो नागराज है, पर इस वक्त ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जरूर किसी को ढूंढ रहा है। मुझे यहाँ का चौकीदार होने के नाते नागराज की मदद करनी चाहिए। नागराज जी, क्या मैं आपकी कोई मदद? चौकीदार की आंखों में पहले तो आश्चर्य उभरा और फिर भय, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि उसके बाद वो अपने होश ही खो बैठा था। तड़ाक! आह! केचुली अपने मिशन पर निकल चुका था। नागराज को गुलाम बनाने की कुटिल स्कीम की शुरुआत हो चुकी थी। कर ज्वेलरी शॉप की 100 विंडो के बुलेट प्रूफ शीशे को एक ही घूंसे से तोड़कर गहने निकालने के साथ भारतीय कम्युनिकेशन की न्यूज़मैन को घटना स्थल पर पहुंची। ओह माय गॉड, ये तो नागराज लग रहा है
और ये ज्वेलरी शॉप से गहने चुरा रहा है। यानी हमको सही खबर मिली थी निशा। कैमरा चालू करो, हम इसका सीधा प्रसारण करेंगे। प्रिंसेस स्ट्रीट के दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त थी। 100 विंडो का शीशा टूटते ही नज़दीक के पुलिस स्टेशन के अलार्म बज उठा। ये अलार्म कैसा है? प्रिंसेस स्ट्रीट पर लालवानी ज्वेलर्स की दुकान में किसी ने घुसने की कोशिश की है। वहाँ पर तुरंत फोर्स भेजनी होगी सर। मैं खुद पुलिस फोर्स का स्पेशल दस्ता लेकर वहाँ जा रहा हूँ। और अस्पताल में भर्ती नागराज के बगल में बैठी हुई बोर हो रही थी भारती। नागराज तो सोता ही जा रहा है। पूरा दिन निकल गया। जरा भारती चैनल लगाकर देखा जाए कि क्या हो रहा है। अरे ये तो निशा है। कहाँ की न्यूज़ कवर कर रही है ये? भारतीय न्यूज़ का ये सीधा प्रसारण आपके पास प्रिंसेस स्ट्रीट से आ रहा है, जहाँ पर नागराज एक ज्वेलरी शोकेस का शीशा तोड़कर गहने निकाल रहा है। इन सभी दुकानों का एक एक इमरजेंसी अलार्म पुलिस स्टेशन में लगा है। वो ज़रूर बज चुका होगा, लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। असंभव। नागराज तो यहाँ पर सोया हुआ है। ज़रूर कोई ना कोई नागराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसे मुझे करने से रोकना होगा, लेकिन भारती इसको रोक नहीं पाएगी। इसके लिए मुझे किसी और की मदद लेनी होगी, और उसके लिए मुझे पहले घर जाना होगा। तुम आराम करो नागराज। भारती के रहते तुम्हारे नाम पर आँच नहीं आ सकती। सिस्टर, जरा नागराज का ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर के बाद में आती हूँ। भारती का घर अस्पताल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। कुछ ही देर में भारती अपने घर पहुँच चुकी थी। मम्मी पापा की मुझे धुंधली सी याद है। वे दोनों एक साथ कैसे मरे ये तो दादाजी ने मुझे कभी नहीं बताया, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि उनकी मौत के बाद दादाजी ने मुझको छुटपन से ही हर तरह की लड़ाई की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी। और उस ट्रेनिंग में पारंगत हो जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए एक खास पोशाक डिजाइन की थी और मुझे एक खास नाम दिया था, फेसलेस, ताकि किसी मुसीबत के वक्त मैं अपनी पहचान को गुप्त रखकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। इस रूप का इस्तेमाल मैंने नागपाशा के अड्डे में घुसने के लिए किया था, और आज इसका इस्तेमाल मैं नागराज के नाम को बचाने के लिए करूंगी। लेकिन फेसलेस के घटनास्थल पर पहुंच पाने से पहले पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स प्रिंसेस स्ट्रीट पहुंच चुकी थी। कमाल है, इसने गहने तो शोकेस से तोड़कर निकाल लिए हैं, लेकिन ये भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। पकड़ लो इसको। आदेश मिलते ही पुलिस के जवान नागराज पर टूट पड़े। आह, पकड़ दिया सर। पर ये तो नागराज लगता है। नागराज? हाँ सर, आप खुद ही देख लीजिए। ये नागराज नहीं है कोई, मेरा मतलब है कुछ और है। पकड़ दो इसको। सभी ने मिलकर केचुली को दबोचने की कोशिश की और वे सफल भी हो गए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। इसमें तो गजब की ताकत है। जुल्लू भी ये सीधा प्रसारण देख रहा था। चलो, परंपरा के अनुसार पुलिस तो आ गई, अब नागराज भी आएगा। जुल्लू ये नहीं जानता था कि नागराज सुप्त अवस्था में था, लेकिन कोई और घटनास्थल की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर केचुली सिपाहियों को हथियार उठा पाने तक का मौका नहीं दे रहा था। हे भगवान, हे भगवान, मैं मर जाऊंगा, मेरा खोपड़ा खुल जाएगा। अरे अरे, मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझसे टकराकर मुझे भी मरवाएगा क्या? लेकिन दोनों सिपाहियों के शरीर आपस में टकरा पाने से पहले ही एक शरीर को हवा में ही रोक लिया गया। अरे कौन हो तुम, दोस्त या दुश्मन? खाकी वर्दी जब तक कानून की हद में रहे तब तक मैं उसका दोस्त हूँ, और जो भी कानून की हद से बाहर जाएगा वो फेसलेस का दुश्मन होगा। हालांकि इससे मेरी दुश्मनी की वजह कुछ और ही है। इधर मिस्टर केचुली युद्ध शास्त्र की हर कला में पारंगत फेसलेस की किक खाकर लड़खड़ाया। ताड़। और उधर अस्पताल में नागराज पर नजर रखने वाली नर्स चौंक उठी। डॉक्टर वसु, जल्दी आइए। क्या हुआ सिस्टर? ओह माय गॉड, नागराज तो ऐसे तड़प रहा है जैसे उसे दर्द हो रहा है। ऐसा एकाएक क्यों हो गया? टीवी पर देखिए डॉक्टर। यह शुरू होते ही नागराज दर्द से तड़पने लगा था। अरे ये तो सीधा प्रसारण है, और ये नकाबपोश नागराज जैसे दिखने वाले किसी आदमी को पीट रहा है। लेकिन इस पिटाई का असर नागराज पर क्यों हो रहा है? प्रिंसेस स्ट्रीट पर लड़ाई जारी थी।
अगर ये नकाबपोश एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाए तो इस नागराज का बदन छलनी कर दूं। फेसलेस के एक ही सटीक वार से मिस्टर केचुली दूर जा गिरा। तड़ाक, उफ! और उसी पल कई बंदूकें एक साथ गरज उठी। मिस्टर केचुली पर तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि मरे हुए को भला कौन मार सकता है। लेकिन अस्पताल में सोया नागराज चीख कर उठ बैठा। आह! अरे, पुलिस वालों ने उस नागराज पर गोलियां चलाई। गोलियां उसको लगी है, लेकिन खून नागराज के शरीर से बहने लगा। ये हो क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? डॉक्टर वासु जितना कुछ जानते थे वो उन्होंने नागराज को बता दिया। ओह, लेकिन ये तो मेरी ही केचुली है। जरूर किसी ने तंत्र विद्या का प्रयोग करके इसका एक ऐसा पुतला बना दिया है जिसका संबंध मेरे शरीर से है। इस पर पड़ने वाली हर चोट का असर मेरे शरीर पर पड़ रहा है। मुझे तुरंत प्रिंसेस स्ट्रीट पहुंचकर इन लोगों को पुतलों को नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। अगर इन लोगों ने किसी तरह से पुतले का कोई अंग काट डाला तो मेरा भी वो अंग कटकर जरूर गिर जाएगा। केचुली पर पुलिस वालों ने अपना वार कर लिया था। अब बारी मिस्टर केचुली की थी। पुलिस वाले बहुत तेजी से बेहोशी की दुनिया की तरफ रवाना हो रहे थे। धड़ाक आई, लेकिन मिस्टर केचुली के रास्ते की एक बाधा बची हुई थी। फेसलेस ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जूडो ग्रिप इस आफत को मेरे चंगुल से छूटने नहीं देगा। उधर फेसलेस ने केचुली की बांह कसकर मरोड़ी और नागराज के हाथ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। उसे नागरस्सी छोड़ देने को मजबूर हो जाना पड़ा। नागराज, तो तुम तो मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो फेसलेस, लेकिन इसको छोड़ दो। मैं तुम्हें इसको नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? ये एक अपराधी है। इसने तुम्हारा रूप धरकर गहनों की चोरी की है, तुम्हारा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, और तुम इसको छोड़ देने के लिए कह रहे हो। पर क्यों? ये मेरी ही केचुली है फेसलेस, और तुम्हारे क्यों का जवाब देने में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त मेरे पास नहीं है। छोड़ दो इसे। नागराज अभी अभी घायल हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नागराज का मस्तिष्क अभी भी पूरी तरह से जग नहीं पाया है। मैं इसकी बात मानकर इसकी केंचुली को छोड़ नहीं सकती। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नागराज की तुम एक अपराधी की तरफदारी कर रहे हो, लेकिन मैं अपने शिकार को छोड़ नहीं सकता। अपने जीभ का इस्तेमाल मैं कर चुका हूँ, अब मैं तुमको अपने हाथ पैरों से समझाऊंगा। लेकिन चूंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और नागपाशा से मेरा खजाना पाने में तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम पर कोई घातक वार नहीं करूँगा। धड़ाक! ओह! नागराज अपनी इस अपराधी केंचुली को बचाने के लिए मुझ पर हमला तक करने को तैयार है, लेकिन मैं इस केंचुली को भागने नहीं दे सकती, वरना नुकसान आखिरकार नागराज का ही होगा। लेकिन सारे पुलिस वाले बेहोश हो चुके हैं और अपने कैमरामैन और रिपोर्टर से मुझे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है, इसलिए ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ताड़! ये लड़ाई रोचक तो जरूर थी, क्योंकि एक तरफ फेसलेस के पास दांव पेश थे तो दूसरी तरफ नागराज के पास असाधारण शारीरिक शक्ति थी। धाड़! लेकिन ये लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि नागराज को एक आश्चर्यजनक मदद मिल गई। अरे ये क्या? केचुली ने फेसलेस पर पीछे से वार किया, लेकिन क्यों? ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? इसको तो अब तक भाग जाना चाहिए था। धम! यह भाग रहा है। ये जरूर मुझे खींचकर कहीं ले जाना चाहता है, यानी कोई जाल मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकता। मुझे पता करना ही होगा कि इस केचुली को किसने ले जाकर इसमें जान डाली और कैसे। केचुली पहले से ही तय योजना के अनुसार सीप की तरफ बढ़ गया और दूसरी तरफ बेहोश मगराहा अभी तक समुद्र के पानी में ही तैर रहा था, लेकिन जहरीली फुकार का असर धीरे धीरे खत्म ही हो रहा था और सीप में जुलूक खुश भी था और चिंतित भी। वेरी गुड, केचुली नागराज को लेकर आ रहा है। अब मैं नागराज को समझा सकूंगा कि उसे मेरी गुलामी क्यों करनी पड़ेगी। लेकिन ये मगराहा कहाँ मर गया? मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नागराज को अपनी मंजिल पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मेरी केचुली उस जहाज़ पर चढ़ी है, यानी यही सीप मेरी यात्रा का अंत है। मुझे बहुत संभल कर अंदर घुसना होगा। अगर ये कोई जाल है तो मुझे फंसाने का पूरा इंतजाम किया गया होगा।
लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं। आ मेरे पैरों में एकाएक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। कैसा महसूस हो रहा है नागराज? दर्द हो रहा है क्या? कौन हो तुम? अब तुमने पूछा है तो परिचय तो देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा नया मालिक हूँ नागराज। वैसे तो मेरा नाम जुल्लू है, लेकिन तुम मुझे सर कहकर बुलाओगे। ओह, लेकिन तुमको मेरा मालिक किसने बना दिया? इसने, यानी तुम्हारे ही खाल ने, जिसकी जांघ पर एक डंडा मारते ही तुम्हारा पैर में तेज दर्द शुरू हो गया था। मेरी केचुली, यानी तुमने ही इसका ऐसा पुतला बनाया है जिस पर पड़ने वाले हर वार से दर्द मेरे शरीर में होता है। लेकिन तुमने इसमें जान कैसे डाली? उसी प्लाज्मा को इसके अंदर फिट करके, जिसको मगराहा ने अस्पताल से उठाया था और मैं जिसे लेकर यहाँ पर आया था। ओह, यानी मगराहा भी तुम्हारा ही आदमी है। तुम तो ऐसे अजीबोगरीब प्राणी बनाने के एक्सपर्ट लगते हो। कैसे बनाते हो तुम ऐसे प्राणी जुल्लू? सबसे पहले तो मेरा नाम लेने की जरूरत करने की सजा भुगत ले नागराज। धड़ाक आ। और अब अपने सवाल का जवाब सुन ले। मेरा जन्म दक्षिण अफ्रीका के एक कबीले में हुआ था। मेरा बाप उस कबीले का ओझा था, तंत्र मंत्रों का बहुत बड़ा ज्ञानी। मेरा बचपन इन तंत्रों को खास तौर से बुड्डू विद्या सीखने में बीता। बुड्डू, वो तो तू जानता ही होगा, वो तंत्र जिससे किसी व्यक्ति का अभिमंत्रित पुतला बनाकर उस व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। बुड्डू का तो मैं विशेषज्ञ बन गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा चाचा मुझे कबीले से निकालकर अपने साथ जोहान्सबर्ग शहर ले आया। पढ़ाई में मैं काफ़ी तेज़ था। कुछ ही साल बाद मेरा दाखिला मेडिकल स्कूल में हो गया, और जब मैं पढ़ाई खत्म करके बाहर निकला तो कुछ ही सालों के अंदर एक जाना माना बायोलॉजिस्ट बन गया। लेकिन परंपरागत पढ़ाई मुझे कभी आकर्षित नहीं कर पाई। मेरे अंदर हमेशा कुछ नया करने का जोश और मारता रहा। मेरे अंदर हमेशा कुछ नया करने का जोश जोर मारता रहता था। इसलिए मैंने अपनी खुद की लेबोरेटरी बनाई, जिसमें मैं नए नए प्रयोग करने लगा। मेरा सबसे पहला प्रयोग था इंसान और जानवरों के संयोग से बना एक नया प्राणी पैदा करना। इसके लिए मैंने मगरमच्छ के शुक्राणुओं को एक महिला के गर्भ में प्रतिरोपित किया। प्रयोग सफल रहा। उस औरत को बेहोश करके ऑपरेशन द्वारा उस शिशु प्राणी को निकालने के बाद मैंने उस औरत को बताया कि उसके मरे हुए बच्चा पैदा हुआ है, और वो शिशु था मगराहा। कितना घृणित काम किया तुमने जुल्लू। तूने फिर मेरा नाम लिया। खैर, वैसे तुम्हारा अंदाज सही है, मगराहा ही वो बच्चा था। इस प्रयोग में सफल होने से मेरा हौसला बढ़ गया। अब मैंने अपना ध्यान मुर्दों में जान डालने वाले प्रयोगों पर केंद्रित कर दिया। इसमें मुझे काफ़ी सफलता भी मिली, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्लाज्मा मैं नहीं बना पाया। इसलिए जब मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा कि महानगर में प्लाज्मा बना लिया गया है, तो मैं तुरंत महानगर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन मैं ये भी जानता था कि महानगर में प्लाज्मा हासिल करने के लिए मुझे तुमसे टकराना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक दुधारू योजना बनाई, तेरा वुडू पुतला बनाकर तुझे जान से मारने की योजना। लेकिन चूंकि मुझे तेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए तेरा वुडू पुतला बनाने के लिए मुझे तेरे सिर का कोई हिस्सा चाहिए था। तेरे विभिन्न कारनामों को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक बार मकर जाल में चिपक जाने के कारण तूने केचुली बदली थी। बस मेरे लिए इस हिस्से से अच्छा और क्या हो सकता था। मैंने तुझे केचुली उतारने पर मजबूर करने वाला एक प्लान बनाया। साथ ही साथ मुझे प्लाज्मा भी चुराना था, और किस्मत देखो कि एक ही ऑपरेशन में मेरे दोनों काम हो गए। तेरे केचुली के अंदर कुछ जरूरी यंत्र फिट करके मैंने एक पुतला बनाया, और उसके अंदर प्लाज्मा का जार फिट करके उस पुतले में जान फूंक दी। अब ये पुतला एक चलता फिरता वुडू पुतला बन गया है। तेरा वुडू पुतला, इसीलिए इस पर होने वाले हर बार का असर तेरे शरीर पर होता है। अब इसकी गर्दन कट गई तो तेरी गर्दन भी सलामत नहीं रहेगी। इसलिए अब तेरा एक ही काम है नागराज, अपनी केचुली की हर पल रखवाली करना। इससे मैं छोटे छोटे काम करवाऊंगा। इसे ब्रिटेन की महारानी के ताज से के कोहिनूर हीरा उड़ाना, जैसे कि ब्रिटेन की महारानी के ताज से कोहिनूर हीरा उड़ाना,
फोर्ट नॉक्स से सोने की सिलियाँ लाना वगैरह वगैरह, और इन सब कामों में इसकी सुरक्षा करेगा तू नागराज, तू। सपने देखना बंद कर दे जूलू, नागराज मर जाएगा लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करेगा। तो फिर तुम मरने की तैयारी शुरू कर दे, शायद इस तैयारी से तेरा दिमाग बदल जाए। ये तो सचमुच केंचुली के जरिए मेरी जान निकालने पर उतारू हो गया है। इसको केंचुली के पास पहुंचने से रोकना होगा। हिस। नागराज की कलाई से सांपों ने निकलकर पहले तो जूलू के हाथों से इलेक्ट्रिक रॉडों को गिरा दिया और फिर केंचुली के शरीर को चारों तरफ से लपेटना शुरू कर दिया। अब तो केंचुली को छू भी नहीं पाएगा जूलू, और ना ही केंचुली को इस कैद से आज़ाद हो और ना ही केंचुली इस कैद से आज़ाद हो पाएगा। मैं जानता था कि तू ये चाल चलेगा नागराज, इसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। ये रिमोट देख, ये केंचुली के पेट में फिट एक बम के रिमोट है नागराज। अब तो अपने नागों को अपने 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 पास वापस बुला ले, वरना मेरा ये रिमोट कंट्रोल केंचुली के पेट के बम को फोड़ देगा, और फिर तेरे पेट का क्या हाल होगा ये तो खुद ही सोच ले। ऐसा है तो मुझे तेरे हाथ से ये रिमोट ले लेना चाहिए, कहीं घबराहट में तुझसे बटन दब गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सर। नागराज की कलाइयों से कब सर्प निकले और विद्युत गति से रिमोट जूलू के हाथ से ले उड़े, ये जूलू नहीं देख पाया। और अब मेरी हल्की विस्फुंकार तुझे बेदम कर देगी। अब अगर तू चाहता है कि मैं तुझ पर तीव्र विस्फुंकार ना छोड़ूं तो मुझे इस केंचुली को निष्क्रिय करने का तरीका बता दे। फू। लेकिन इससे पहले कि जूलू नागराज का प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर पाता, रिमोट नागराज के हाथ से छुटकर दूर जा गिरा। मगराहा, वाह, बड़े सही मौके पर आया है तू, मार इसको, और इस बार ये तुझ पर अपनी विस्फुंकार छोड़े तो सांस रोक लेना। तड़ाक। तुम मगर मानव है, सांस को काफ़ी देर तक रोके रख सकता है। अब मैं रिमोट को अपने हाथ में ले लूं, पर यह रिमोट गया कहाँ, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसको ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले केंचुली को सांप के खोल से बाहर निकालना चाहिए, और उसके लिए मुझे लैब में जाना होगा। जूलू लपक कर लैब में घुस गया। आहा, ये रहा मेरा वो केमिकल स्प्रे जो सांपों की त्वचा में तेज जलन पैदा करता है। अब अरे, ये दोनों लड़ते लड़ते लैब में आ गए। इनको जल्द ही रोकना होगा, वरना मेरी लैब पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जूलू का डर सही था। दो शक्तिशालियों के वारों के बीच लैब की नाजुक चीज़ें घून की तरह पीसी जा रही थी। इस पर मेरी सर्पसेना बेअसर है, और शायद विषदंश भी, क्योंकि इसकी खाल काफ़ी मोटी लगती है। अब अगर ये शारीरिक शक्ति से काबू में नहीं आया तो विस्फुंकार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नागराज के लिए समय भी काफ़ी कम बचा था, क्योंकि उसका दूसरा दुश्मन भी आज़ाद हो रहा था। त्वचा में हो रही जलन से बचने के लिए कैसे तड़प कर भाग रहे हैं नागराज के नाग। शीघ्र ही केंचुली सर्प बंधनों से आजाद था। नागराज इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। ये तो जानवरों की तरह ही बिना थके लड़ता जा रहा है। अब इसको विस्फुंकार से ही रोकना होगा। मैं इस पर विस्फुंकार की तीव्र धारें लगातार मारता ही जाऊंगा। देखता हूँ ये कितनी देर तक सांसें रोके रख सकता है। फू। मगराहा दुविधा में फंस गया। उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, और सांस रोक लेने का मतलब था तुरंत बेहोश हो जाना। लेकिन सांस ना लेने पर भी नतीजा वही निकलना था। नागराज ने अपनी युक्ति से मगराहा को लगभग परास्त ही कर दिया था, लेकिन तभी नागराज की सांस खुद ही रुक गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? एकाएक मेरा दम घुटने लगा। इसलिए नागराज, क्योंकि मैंने तेरे जुड़वे की गर्दन दबा रखी है, इसका दम घुट रहा है, तो जाहिर है तेरा भी दम घुटेगा। ओह, केंचुली आज़ाद हो गया, और तू फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है जूलू। इस बार तेरा कुछ लंबा इंतजाम करना पड़ेगा। इस फालिज सर्प के विषदंश से तेरे हाथ पांव कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो जाएंगे। कच। लेकिन अब तक मगराहा जूलू की इस हरकत से सीख ले चुका था। उसका हाथ केंचुली से जा टकराया और नागराज चीख उठा। धाड़। और इससे पहले कि नागराज संभल पाता,
मगरहा का वार उसके बदन से आ टकराया। धम। आह! ये तो मुझ पर दो तरफ से वार कर रहा है, मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है, और जब तक मैं संभल नहीं जाता तब तक मैं पलटकर वार नहीं कर सकता। इस वक्त अगर किसी तरह से मगरहा को एक सेकंड के लिए भी कोई रोक सके तो। नागराज ने शायद सच्चे मन से ये इच्छा की थी, क्योंकि अगले ही पल मदद हाजिर हो गई। खटाक। फेसलेस, तुम कहाँ से आ गए? वहीं से जहाँ से तुम आ रहे हो नागराज। मैंने तुम्हारा पीछा किया था, और जब तुम थोड़ी देर तक शिप से बाहर नहीं आए तो मैंने अंदर आने का इरादा बना लिया। तड़ाक। अब इस मगरमच्छ के आंसू तो मैं निकलवा लूंगा। तुम अपना ध्यान अपनी केंचुली को नष्ट करने में लगाओ। धाड़। फेसलेस मगरहा को उलझाकर लैब से बाहर खींच लाया, और लैब में रह गए नागराज, केंचुली और जोलू। अब इस केंचुली को निष्क्रिय करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। इसको एक बार फिर सांपों के कवच में कैद कर देता हूँ। इस बार जोलू भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। नागराज के पहले सर्प वार को केंचुली बचा गया, लेकिन दूसरा वार होने से पहले ही जुल्लू चिल्ला उठा, केंचुली अपने हाथ मशीनों पर मारता जा। अगले ही पल केंचुली ने अपने हाथ लोहे पर पटक दिए, और नागराज एक बार फिर चीख उठा। आ! मुझे अपने हाथों की हड्डियां टूटती हुई सी महसूस हो रही है। ये मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, और मैं इसको खत्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जान प्लाज्मा इसके पेट के अंदर बंद है, जिसको पेट फाड़ कर ही निकाला जा सकता है। और इसका पेट फाड़ने से मेरे पेट की क्या हालत होगी ये कोई मूर्ख भी समझ सकता है। अगर किसी तरह से मैं प्लाज्मा को नष्ट कर सकता तो। 1 मिनट, प्लाज्मा को मैं नष्ट कर सकता हूँ, और इसमें मेरी मदद करेगी ये ज्वलनशील एसिड। नागराज के एक ही वार से जार ऊपर से नीचे आ गिरा। ताड़। और एसिड ने केंचुली के शरीर को भिगो डाला। ये तूने क्या किया नागराज? ये एसिड तेरी केंचुली को गला डालेगा, और साथ ही साथ तेरा शरीर भी गल जाएगा। तू गल कर मरना चाहता है क्या? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जुलू। मैं तो अपनी केंचुली का अग्नि से क्रियाक्रम करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क की एक चिंगारी ने एसिड को सुलगा दिया। यानी तू गलकर नहीं जलकर मरना चाहता है? तेरी इच्छा, मर। ज्वलनशील एसिड के कारण देखते ही देखते आग के लपटों ने केंचुली को पूरी तरह से घेर लिया। छनाक। और साथ ही साथ नागराज भी कर रहा उठा। उसके शरीर में भी तेज जलन होने लगी थी। ये क्या किया था नागराज ने? मौत को खुद बुलाकर ले आया था नागराज। केंचुली को आग के लपटें अपने अंदर लीलती चली गई, और नागराज के शरीर की जलन भी बढ़ती चली गई। उफ! लेकिन जब केंचुली पूरी तरह से भस्म होकर राख बन गई तो नागराज तब भी सही सलामत था। ये क्या नागराज, तुम्हारी केंचुली जल गई, लेकिन तुम फिर भी सही सलामत हो? कैसे? पहले तुम बताओ कि मगरहा कहाँ है? मुझ पर छलांग लगाते लगाते वो खुद पानी में जा गिरा। अब बताओ तुम कैसे बच गए? बताओ बताओ, ये तो मैं भी जानने को बेताब हूँ। बस इतना समझ लो जीलू कि मैंने एक तुक्का लगाया था जो तीर बन गया, अचूक तीर। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मेरी जान डॉक्टर बसु की एक बात ने बचा ली। उन्होंने मुझे बताया था कि प्लाज्मा को सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में ही बनाए रखा जा सकता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो प्लाज्मा भी खत्म हो जाएगा, और चुंबक की दुश्मन है गर्मी। गर्म करने में चुंबक भी अपना चुंबकीय बल खोकर सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा रह जाता है। मैंने वही किया। केंचुली के शरीर में लगी आग ने प्लाज्मा जार के चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, और प्लाज्मा भी खत्म हो गया। और जब इस पुतले में जान ही नहीं रही तो इसका मुझसे संबंध भी खत्म हो गया। लेकिन ये बात डॉक्टर बसु ने मुझे राज के रूप में बताई थी। अगर ये बात मैं इनको बताऊंगा तो मेरा राज के रूप का राज खुलने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्या सोच रहे हो नागराज? उधर देखो, आग तो फैलती ही जा रही है। अरे हम सब मारे जाएंगे। पेट्रोल टैंक ठीक इसी लैब के नीचे है। लेकिन किसी की जान को भी खतरा नहीं हुआ। सभी शिप से कूद पड़े, और उसी पल शिप फट पड़ा। विस्फोट के धक्के से जुल्लू नागराज के हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। बड़ा, तुम ठीक तो हो ना फेसलेस? मैं तो ठीक हूँ नागराज, लेकिन जुल्लू और मगरहा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वे दोनों बच तो गए ही हैं, और अगर वे जिंदा रहे तो मेरी एक न एक दिन उनसे मुलाकात जरूर होगी।
जुल्लू का भी यही इरादा था। तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया नागराज, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुमसे हर्जाना जरूर वसूलूंगा, सूद समेत। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।